हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब 50 दिन के आसपास वक्त रह गया है। तैयारी ऐसी कीजिए कि एग्ज़ाम के बाद ये ना सोचना पड़े कि क्या कट ऑफ जाएगा और मेरा होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि जो ऑनरेबल चेयरमैन सर कहे हैं कि इस बार पेपर टफ आएगा, तो थोड़ा टफनेस लेवल को भी इंक्रीज करके रखिए, तैयार करके रखिए। ये नहीं कहिएगा लास्ट में एग्जाम के हॉल के बाद कि सब तो यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछ दिया, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया। पिछले बार कुछ बच्चे कह रहे थे हमसे कि सर मैं तो क्वेश्चन ही नहीं देख पाया 30-40 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे समय का पता ही नहीं चला। भाई तुम्हारे पास घड़ी होता है, सामने देखा करो। अगर मल्टी स्टेटमेंट है तो समय तो लग रहा होगा और तुमको समय ही नहीं पता चला, लास्ट में पता चला समय। ये कैसी बातें हैं। तो इसलिए एकदम तैयारी ऐसी कीजिए कि जो प्रिपरेशन के एग्ज़ाम के बाद आपको एकदम चिंता ना करे और आप यह ना बोल सकें कि बहुत पेपर टफ आ गया था। ठीक है, पेपर टफ आएगा तो सबका आएगा, आसान आएगा तो सबका आएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को एक नॉच ऊपर तैयारी कीजिए। जो बीपीएससी का जो प्रीवियस पैटर्न है, पिछले बार भी इकोनॉमी और पॉलिटी में तो टफनेस लेवल था ही। इकोनॉमी का पॉलिटी का तो टफनेस लेवल था ही। वो तो हिस्ट्री के कारण थोड़ा इजी हो गया था पेपर, इतना का टफ चला गया था। नहीं तो पेपर टफ, इकोनॉमी और पॉलिटी के पेपर टफ थे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी कम आते हैं, 30 के आसपास आता है, तो इसलिए इतना कट ऑफ चला गया। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो बच्चे यूपीएससी की थोड़ी अच्छे लेवल की तैयारी किए थे, पॉलिटी तो सब लोग अच्छा कर ले जाते हैं, इकोनॉमी भी कर ले गए, तो ये भी एक बात है। तो आप लोग एक नॉच ऊपर तैयारी रखिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी ये वीडियो बनाने का पूरा मोटिव ये है कि हम अभी 18 क्वेश्चन लेकर आए हैं करंट अफेयर का। सितंबर मंथ का करंट अफेयर का है, तो जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं उससे एक नॉच ऊपर है ये करंट अफेयर। तो जिसकी तैयारी है कीजिए, देखिए और समझिए कि कैसे पढ़ना होता है। नहीं बने और देखते हैं किसकी कितनी तैयारी। जिनकी बहुत तैयारी है इसमें देखते हैं कि 10 क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं या नहीं। जिनके भी 10 क्वेश्चन सही हो, कमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं। देखता हूँ कि कितनी आप लोगों की तैयारी है। सब जांचने का वक्त है कि अभी जांचिएगा। अगर कम आएगा तो फिर पढ़ेंगे, अगर सही हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ेंगे। समझ गए ना। चलिए, आज हम लोग 18 क्वेश्चन करंट अफेयर का करेंगे और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस हैं, साइंस के भी क्वेश्चन, सब तरह के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप उससे बहुत चीज़ सीख पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रेफर्स। क्या कहलाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ए ऑप्शन बोल रहा है द फॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट एंड टैरिफ रिडक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। बी ऑप्शन कह रहा है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज कवरिंग डिफेंस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी टू अचीव शेयर्ड स्ट्रैटेजिक गोल। सी ऑप्शन कह रहा है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू सपोर्ट ईच अदर्स पॉलिटिकल कैंपेन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। और डी ऑप्शन कह रहा है ए टेम्पररी अलायंस फॉर्म बिटवीन टू कंट्रीज टू एड्रेस ए स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और ए रीजनल डिस्प्यूट्स। बताइए, अब तक तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक बार पॉज करके देख लीजिए, फिर से पढ़िए पॉज करके, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पॉज कीजिए, बताइए क्या है। तो जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन पे टिक मारा है वो सही है। क्या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होता है। पहले तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होता है, इसमें हर चीज़ होता है। स्ट्रैटेजी है, हम लोग स्ट्रैटेजिक करते हैं क्या, डिफेंस भी, इकोनॉमी भी,
डिफेंस भी, इकोनॉमी भी, टेक्नोलॉजी भी और डिप्लोमेसी भी, सब कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में होता है। तो इतना सारा चीज़ रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, उनको लगेगा कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। तो लोग 1 वर्ड 2 वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ तो 10-20 वर्ड है, तो लोग भागेंगे वहाँ से। ये म्यूचुअल होता है, समझ गया ना, ये म्यूचुअल होता है। और ये लेस फॉर्मल होता है, लेस फॉर्मल देन अलायंस होता है। और इसमें क्या होता है कि कॉपरेशन मतलब वाइड रेंज होता है। इसका मतलब समझिए कि बहुत बृहद, सब कुछ ही कवर कर रहे होते हैं, वाइड रेंज होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा, फिट इंडिया मूवमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? फर्स्ट है प्रमोट कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स, बी ऑप्शन है इंक्रीज टूरिज्म इन इंडिया, सी है इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी इन डेली लाइफ, और डी ऑप्शन है डेवलप न्यू फिटनेस इक्विपमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट बताइए क्या है, पॉज कीजिए और बताइए क्या है इसका। तो इसका आंसर है, जिन्होंने भी सी ऑप्शन मारा है वो सही है, ये सही है। इसका एम ही है, इसका एम ही है कि फिजिकल एक्टिविटी को हर दिन करें, जिससे क्या होगा, हेल्दियर लाइफ स्टाइल होगा, हेल्दियर लाइफ स्टाइल होगा। और क्या होगा, मतलब आजकल बिहेवियरल चेंज करने के लिए, कि आजकल लोगों का बहुत वैसा लाइफ स्टाइल हो गया जिसमें फिट नहीं रहते, ऑब्सेसिटी का बहुत शिकार है हमारे यहाँ, बहुत मोटापा हमारे यहाँ बढ़ गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मेकिंग फिटनेस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन हर दिन करें ये फिजिकल एक्टिविटी। चलिए अब एक बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों को मिला है, तुरंत इसका बताइए, क्वाड के कौन कौन से सदस्य हैं? इसको आप लोग अपने से बताइए क्या ऑप्शन देखना है इसमें, तब भी बता दीजिए इसमें क्या ऑप्शन होगा ए बी सी डी में, बताइए। ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आप लोग बता दिए होंगे कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर तो सब लोग बता दिए होंगे, आई थिंक सो, बी। सब लोग, जिनका गलत हुआ उनको एकदम वार्निंग है, आपको अलार्मिंग है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। अगर 100 बच्चा देगा तो 90 बच्चा इसका आंसर सही करेगा। तो आप लोग जिनका भी गलत हुआ है वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका फोकस क्या होता है, क्वाड का फोकस एरिया क्या है बताइए। अब ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोगों को वहाँ पर समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आप पूछ दे कि क्वाड फोकसेज ऑन, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या फोकस करता है। प्रमोटिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन और इन्वॉल्व के, इसमें भी कॉपरेशन ऑन वेरियस इशू, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब रहेगा, टेक्नोलॉजी सब पे प्रमोटिंग, समझ गया। ये मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। पूरा पीडीएफ ये लिखा हुआ, यही पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वहाँ से कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप अभी यहाँ सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और जो जो चीज़ हो, अगर नहीं बन रहा तो एक बार उसको ज़रूर गूगल करके समझने का, सीखने का कोशिश कीजिएगा, समझ गए ना। जैसे अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को बहुत सीखने का है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसको गूगल कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, कोई अच्छे से बहुत समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कोडोन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक
इज यूज टू डेवलप वैक्सीन। ठीक है, तो होता होगा। इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है, क्या है? ए ऑप्शन है, ए अल्टरिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग द एमिनो एसिड सीक्वेंस टू इनहांस वैक्सीन इफिकेसी। बी ऑप्शन है, अल्टरिंग द जेनेटिक कोड ऑफ द वायरस टू वीकेन इट विदाउट चेंजिंग द प्रोटीन इट प्रोड्यूसेस। सी ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कॉमन कोडोन्स टू बूस्ट प्रोटीन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। और डी ऑप्शन है, यूजिंग केमिकल मॉडिफिकेशन टू डीएक्टिवेट वायरल प्रोटीन्स प्रिवेंटिंग रेप्लिकेशन इंटायरली। बताइए इसका क्या है, कोडोन क्या होता है ये बताइए, पहले आंसर तो बता दीजिएगा। कोडोन क्या होता है, तब ना डी ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे क्या होता है। कोडोन बताइए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोडोन सीखते हैं कि कोडोन क्या होता है। तो कोडोन ए सीक्वेंस ऑफ होता है 3 लेटर का सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। समझ गए, बेसेस और लेटर्स किसका, इन्हें डीएनए और आरएनए। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे डीएनए में क्या होता है, ए टी जी सी, आरएनए में क्या होता है, ए टी जी यू। तो अब इसमें क्या होगा, कोडोन में क्या होगा कि 3 लेटर का ए टी जी चाहे टी जी सी ऐसा कुछ बनता रहेगा, 3 लेटर का इस सीक्वेंस बनेगा। तो मतलब 64 ऐसा बनेगा। तो इसी को कोडोन बोलते हैं। अलग 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 कुछ कुछ होता रहेगा। तो कोडोन डी ऑप्टिमाइजेशन, अब इसका आंसर क्या होगा 4th नंबर का। तो इसका आंसर होगा अल्टरिंग द जेनेटिक कोड ऑफ द वायरस टू वीकेन इट विदाउट चेंजिंग द प्रोटीन्स इट प्रोड्यूसेज। समझ गया ना, नहीं समझे कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है सबसे पहले जो जेनेटिक कोड होता है, जैसे ए टी जी ऐसा ए टी जी सी है, तो इसको अल्टर करता है, कभी ए टी जी सी। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में, इस टेक्निक में, वैक्सीन बनाने के में डेवलपमेंट में, कि सबसे पहले इसके जेनेटिक कोड को चेंज किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायरस कमजोर हो जाता है। लेकिन वायरस तो कमजोर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो बन रहा है होता है उसमें कुछ अल्टर नहीं होगा, प्रोटीन में कोई अल्टर नहीं होगा, प्रोटीन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जेनेटिक कोड को चेंज किए हैं, इसके कारण वायरस कमजोर है, प्रोटीन में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। समझ गया ना, समझ गया। तो ये है कोडोन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। पिछले बार भी वैक्सीन से 2 सवाल आया था, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए 5th नंबर देखते हैं। कुर्स्क इज एन इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड इन, कहाँ है, रशिया में है, ये तो बता दिया। अब किस तरह के रशिया में है, ईस्टर्न रशिया में है, नॉर्दर्न रशिया में है, वेस्टर्न रशिया में, सदर्न रशिया में, बताइए कहाँ है। आपको रशिया और यूक्रेन का इंपॉर्टेंट सिटीज रिवर्स ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, और यूक्रेन का भी। चलिए अभी तो हम इसको देखते हैं। कुर्स्क इज एन इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रशिया, बताइए। इसका आंसर है वेस्टर्न रशिया। इसका आंसर है वेस्टर्न रशिया। इसको हम लोग मैप से देखते हैं, मैप से देखते हैं। देखिए कुर्स्क कहाँ है, तो कुर्स्क आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट।
तो कुर्स कहाँ दिख रहा है, किस रशिया के किस पार्ट में है, ये है कुर्स। तो कहाँ है कुर्स, वेस्ट में है। किधर है, वेस्ट में है। और देखिए खार्किव भी है, खार्किव कहाँ आएगा, ये यूक्रेन वाले पार्ट की तरफ है, यूक्रेन वाले पार्ट की तरफ कुर्स्क आपको दिख रहा है। समझ गए। चलिए इस तरह से हम लोग खुद देख लिया। कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न रशिया में है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब तक जितने लोग देखे पसंद आ रहा है ये कि टफ लग रहा है। देखिए टफ कुछ नहीं होता, पढ़ा नहीं है हुआ है इसलिए टफ लग रहा होगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो मोटिवेशन दे सकते हैं, तब ना मैं अगली बार से और वीडियो बनाया करूँगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के बताऊंगा आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, कि उसी तरह करना है कि एक वर्ड आए और बस बता देना है कि इसका आंसर सर ये होगा। एक वर्ड आए इसका आंसर ये होगा। अगर टफ आ गया तो नहीं होगा सिलेक्शन, समझ गया ना, इसलिए पढ़िए ऐसे। चलिए अब हम लोग तेजी से थोड़ा करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा होता जा रहा। अब बोला जा रहा है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया है, जल्दी बताइए। अब थोड़ा तेजी से चलते हैं, बताइए। ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है ये? विनेश फोगाट के उस समय जो उनका पूरा चल रहा था मामला उस समय था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तहत है। चलिए अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बोल रहा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। Only saving accounts can be opened under the PMJDY. There is no requirement for a minimum balance to open PMJDY account. The RBI is responsible for implementing the PMJDY. बताइए कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है, बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पॉज कीजिए और स्टेटमेंट बताइए। बता दिए होंगे अब तक आप लोग, तो इसका हम बता देते हैं कौन कौन से दो स्टेटमेंट सही है। 1 और 3, समझ गया ना, 1 और 3। और इसका फोर्थ का क्या होगा, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पढ़िए स्टेटमेंट। LGBTQIA+ के बारे में है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। LGBTQ couples can avail all the facility of ration card. The LGBTQI+ couples can open joint account and nominate each other as a beneficiary. बताइए क्या क्या इसका आंसर है। बताइए। चलिए ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर दिया होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया गया सेम सेक्स मैरिज को। तो 1 काटते ही, जहाँ जहाँ 1 है काटते ही आंसर आ जाता है। आ गया, आ सकता है, इस बार इस पे बहुत हुआ है। चलिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है? It aims to create a platform for closer cooperation in maritime security and address regional security threats. India, Bangladesh, and Nepal are the founding member of ये. Observer states have
नो रोल इन डिसीजन मेकिंग। पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर आप लोग। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, यही पूछ देगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के फाउंडिंग मेंबर हैं, तो बताइए क्या होगा। तो इंडिया तो है ही, एक इसमें श्रीलंका है और तीसरा मालदीव है, मालदीव है, ये है। तो और इसमें ऑब्जर्वर स्टेट हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, नहीं, बहुत हैवी रोल होता है। भले इनके पास वोट कास्ट करने का वो नहीं रहता है, वोट कास्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने डिसीजन से, पार्टिसिपेट भी करते हैं, बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, तो ये अच्छा करते हैं। तो ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का इनमें कैपेबिलिटीज होता है। चलिए अब पूछ रहा विंडफॉल टैक्स के बारे में, बताइए किसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। ये तो इकोनॉमी में पढ़े होंगे। एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स based on the average profits over a few years, as a percentage of profit exceeding a baseline level, as a flat fee for all companies। ये इकोनॉमी आप लोग वहाँ लगेगा कि इकोनॉमी का भी है, तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है। बताइए क्या है इसका आंसर। विंडफॉल टैक्स किसे कहते हैं, विंडफॉल टैक्स। एकदम पॉज करके एकदम जरूर सोचिए, ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का मार के निकल गया, पॉज कीजिए और सोचिए क्या है। तो इसका आंसर है, आप लोग पॉज किए होंगे, अब आंसर मैं बता रहा हूं। एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्सीडिंग ए बेसलाइन लेवल। क्या एक्सीडिंग ए बेसलाइन लेवल, जब आपका एक पहले से प्री डिटरमाइंड बेसलाइन होता है और थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज्यादा अर्न कर ले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी कभी हो जाता है ना प्रॉफिट, उस पे ये टैक्स लगता है, कि जिसके कारण कि मार्केट को डिसरप्शन होने से बचाया जा सके। चलिए विंडफॉल टैक्स जरूर देख लीजिएगा, यही है मतलब। इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स, आप लोग बोलते हैं इकोनॉमी का, देखिए इकोनॉमी के सवाल आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग यहां पर एक गड़बड़ है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। 11 नंबर है और ये फर्स्ट है कि पहला इंडियन पोस्ट बैंक जो होता है, इंडिया पोस्ट बैंक होता, पेमेंट बैंक होता है, वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है क्या, डीबीटी कर सकता है, क्यूआर ऑफरिंग क्यूआर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन कर सकता है, फैसिलिटिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बताइए कि कर सकता है या नहीं। पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या है, क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है कि नहीं, बताइए क्या कर सकता है कि नहीं। तो ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता। और इंडियन पोस्ट जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बेसिकली था कि सब जगह एक्सेसिबल रहे, और मतलब सबको, कॉमन बैंक को भी, जो जिनके पास बैंक है ना बैंक है, अर्बन और रूरल दोनों तरफ ये जाकर लोगों को मतलब बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल कराना, अफोर्डेबल एंड रिलायबल बैंकिंग सर्विस रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में ये करने का था कि ये करें। तो ये सिर्फ इशू क्रेडिट कार्ड नहीं करता, बाकी ये सब करता है, तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। चलिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, कीजिए, ये पढ़िए, कीजिए। द कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्व सीनियर जजेज मेकिंग डिसीजन अबाउट judicial appointment without government interference. The NJAC Act aimed to include representative from judiciary, executive and civil society.
केशवानंद भारती केस लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। बताइए क्या है, 1 2 1 2 3 2। तो सबसे पहले जो लाइन आप काट सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहला लाइन काट सकते हैं, तो 3 काट सकते हैं कि इसमें तो नहीं है ये। इतना केशवानंद भारती केस पढ़े हैं, इसमें तो ये नहीं दिखता हमें, इसमें तो ये नहीं दिखता है। और आप पढ़े होंगे कि मतलब बहुत सारे सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है और ये 3 जज केस कहलाता है, उससे एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ये कॉलेजियम सिस्टम, 3 जज केस से। चलिए अब 2 स्टेटमेंट बचा। पहला और दूसरा कितने लोगों को आता है? एनजेक एक्ट एम्ड टू इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता होगा ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये भी बताइए आप लोग। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है, स्ट्रक डाउन कर देता है। बताइए, बहुत सारा चीज है, छोटे छोटे चीज देख रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। तो एनजेक में कौन कौन रहता था? एनजेक में 3 जज रहना था, तो मतलब जुडिशरी से आपको 3 जज मिल जाते हैं, 2 सीनियर जज प्लस 1 CJI प्लस 2 सीनियर जज, ये था। और क्या था? और एग्जीक्यूटिव से कौन थे? यूनियन लॉ मिनिस्टर थे। और सिविल सोसाइटी से कौन आता? तो इससे सिविल सोसाइटी से भी था 2 इमिनेंट पर्सन, 2 इमिनेंट पर्सन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और जो अभी कॉलेजियम सिस्टम है वो ऐसा ही है कि अभी जो है जहां पर सीनियर जज होता है, 4 सीनियर जज, 4 सीनियर जज और CJI आजकल करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, इसमें और कोई नहीं रहता। तो इसमें क्या हो गया? विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2। देखिए, पढ़ाने बताने को बहुत कुछ है, इसलिए सिर्फ इतना ही थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं तो वीडियो का लेंथ बड़ा होता जा रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना? लाइक करना है, देखते हैं कितना लाइक आता है इस वीडियो को। जितने लोग देखते हैं उतना लाइक आना चाहिए इस वीडियो को। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन तब तो मिलेगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। चलिए, ऐसा क्वेश्चन थोड़े आप कोई भी, अभी इतने यूट्यूब चैनल है, बहुत कम, वेरी फ्यू होंगे जो वैसे क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी सब तो करा देते हैं, 1 लाइनर कराना बहुत आसान है। इसमें आप एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है, ये देखने वाली बात है। फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, आप लोग छोड़ देंगे तो अगर मुझे लगेगा कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो फिर लोग उसी तरह भागते हैं जो लोगों को पसंद आता है, समझ गया ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिप्शन है, बायोस्कैफोल्ड। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट सेल ग्रोथ, टिश्यू फॉर्मेशन। बायो बैंकिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म। बायोमार्कर, इंडिकेटर यूज्ड एज टू मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेस और रिस्पॉन्स। बायो मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल फॉर रिसर्च एंड क्लिनिकल यूज। बताइए, आप लोग बहुत कहते थे कि सर PT 365 का कुछ साइंस टेक करा दिए, तो उसी तरह का ये सब पूरा साइंस में क्वेश्चन जा रहा है। बताइए क्या है इसका आंसर। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट सही है 1 और 3, 1 और 3 सही है, और 2 और 4 गलत है, मतलब सेम नहीं मिला है। बायो बैंकिंग आ जाएगा 4th के साथ और 4 चला जाएगा 2 के साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें देख रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या है? बायो स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स क्या होता है? ये स्ट्रक्चर यूज्ड इन टिश्यू इंजीनियरिंग टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज।
और ये बेसिकली फ्रॉम कहाँ, ये कैसे बनता है, बायोमटेरियल से, बायोमटेरियल से बनता है। और ये बेसिकली टिश्यू बढ़ाने के लिए, न्यू टिश्यू को जनरेट कराने के लिए होता है। और दे आर ऑफन पोरस टू अलाउ फॉर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज, कैन बी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, न्यू टिश्यू जनरेशन याद रखें, न्यू टिश्यू फॉर्मेशन। बायो बैंकिंग क्या होता है, तो बायो बैंकिंग होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, क्या है यहाँ पर देखिए, फोर्थ का देखिए, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल ऑफ फॉर रिसर्च एंड क्लिनिकल यूज। तो बेसिकली क्या करता है, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड, इसमें क्या आता है, ब्लड, टिश्यू, डीएनए, ये किस लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड मेडिसिन के लिए यूज होता है। बायोमार्कर क्या होता है, ये बेसिकली बायोमार्कर होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज टू मेजर एंड इवैल्यूएट साइकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ, किस तरह का प्रोसेस में, यहाँ देखिए यही है, इंडिकेटर यूज टू मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेस और रिस्पॉन्सेस। चलिए ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग लिविंग सेल्स। सॉरी, चलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताइए, जल्दी से बताइए, पॉज कीजिए, बताइए, इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, कर लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट एक स्टेटमेंट को छोड़कर, कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मेंबर्स आर अपॉइंटेड टू स्टैंडिंग कमिटी बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, इसको अपॉइंट कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं और राज्यसभा का चेयरमैन करते हैं। तो इसमें पार्टी से पूछा जाता, कंसल्टेशन होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 को काट दीजिएगा तो 134। चलिए ये 16 नंबर भी शुरू कीजिए, बताइए क्या होगा 16 नंबर। पढ़िए, बताइए क्या है 16 नंबर। 16 नंबर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंडक्टेड इन इंग्लिश अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड्स अदरवाइज। पार्लियामेंट डिसाइड करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ इंग्लिश में ही चलता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। कौन डिसाइड कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि हाई कोर्ट में कौन सा भाषा, हिंदी भाषा चलेगा या दूसरे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो चलेगा। और अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट ओनली 4 कोर्ट्स ऑफ इन हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर अलाउड टू यूज हिंदी इन द प्रोसीडिंग। बताइए क्या है इसका, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए जल्दी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका 2 स्टेटमेंट सही है, इसके 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 एंड 3rd। तो 348A आर्टिकल में इसमें कहा गया है कि ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सारा जो भी प्रोसीडिंग चलेगा इंग्लिश में चलेगा, अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज बाय लॉ। पार्लियामेंट कोई लॉ ऐसा बनाकर बोलता है तो। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट इसका आंसर चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। अगर कोई किसी को करना है स्टेट में तो ये गवर्नर बताएगा। कौन बताएगा, ये सब आ सकता है एग्जाम में, वेरी लाइकली। और अभी 4 हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन कौन से वो 4 हाई कोर्ट है बताइए। तो अपना बिहार है, सोचिए, और हिंदी स्टेट सोचिए, यूपी है बगल का, और हिंदी स्टेट सोचिए, एमपी है, और हिंदी स्टेट सोचिए, राजस्थान है, बस और कहीं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, बताइए इसका क्या है।
पढ़िए ऑप्शन। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, it allows the simultaneous sequencing of million of DNA fragments, providing high throughput and rapid sequencing capability. It can only sequence a single DNA molecule at a time, making it a slow and labor-intensive process. It requires significantly more input DNA compared to traditional Sanger sequencing, limiting the use of clinical application. It producing results with lower AC। बताइए क्या है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में पूछ रहा है, पॉज कीजिए और बताइए। देखिए इसका आंसर है ए, इट अलाउज अ साइमल्टेनियस सीक्वेंसिंग ऑफ मिलियन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रोवाइडिंग थ्रू आउट रैपिड सीक्वेंसिंग कैपेबिलिटी। ये बहुत एकदम मतलब समझ रहे, रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आया है इसमें। इस किस फील्ड का है, जेनोमिक का है। इसमें क्या होगा कि रैपिड एंड साइमल्टेनियस सीक्वेंसिंग होगा, एक साथ और तेजी से सीक्वेंसिंग होगा डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स का, बहुत एकदम कट थ्रू है। तो ये देखिएगा क्या है, इट अलाउज साइमल्टेनियस सीक्वेंसिंग ऑफ मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स, मिलियंस ऑफ प्रोवाइडिंग हाई थ्रूपुट। तो चलिए ये सब पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। पैलियोजेनोमिक किसे कहते हैं, ये भी साइंस से बताइए। स्टडी द फर्स्ट है, स्टडी द जेनेटिक एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्पीसीज, एनालाइज एनिसेंट डीएनए टू अंडरस्टैंड पास्ट इवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। सी है डेवलप न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। डी है इन्वेस्टिगेट द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बी, जिन्होंने मारा है बी बहुत अच्छा। पैलियोजेनोमिक ये होता है। एनिशिएंट इसमें होता है स्टडिंग द जीनोम ऑफ एनिशिएंट ऑर्गेनिज्म, पास्ट पुराने लोगों का, पुराने चीज़ों का डीएनए को अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए आज तो मैंने 18 क्वेश्चन कराया है। आप लोग बताइए कितने लोगों का 10 क्वेश्चन सही है, 10+। देखते हैं, बताइए कितने लोगों का 10+ क्वेश्चन सही है और पसंद आया ये वीडियो या नहीं। अगर पसंद आया तो बताइएगा कि और ऐसे वीडियो बनाऊं मैं या रहने दूं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ये टफ है। हो सकता मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को टफ लग रहा होगा, क्योंकि हर जगह तो किसका है सिंगल क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू 1 वर्ड क्वेश्चन, एक 4 वर्ड का क्वेश्चन और 1 वर्ड का आंसर, ऐसे आप लोग कर रहे हैं। फिर टफ आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा, हम भी ऐसा नहीं। और अभी एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि 1 वर्ड करंट अफेयर कैसा होता है, मैं उसमें भी दिखाऊंगा। मैं दोनों कराऊंगा, सिर्फ ये भी नहीं, टफ और हार्ड दोनों का मिक्सचर रहेगा। एक कभी टफ कराएं तो 2-3 दिन में एक टफ करा दूंगा, जिससे अब पता चले कि टफ क्वेश्चन को कैसे करना और आसान का एक कभी नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा आई दृष्टि करंट अफेयर, वो देखिएगा कैसा है। वो बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, इसमें दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा। चलिए लंबा हो गया है वीडियो, यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँचे होंगे। जो लोग पहुँचे हैं लास्ट समय तक देख रहे हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 1-2 मिनट देखने से कुछ होता है नहीं। चलिए लास्ट तक आप लोग बने रहें, तो आप लोगों का दायित्व भी है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू फॉर